नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड राज्य आगामी दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रहा है, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ सके और राज्य में बाहरी स्रोतों से निवेश आ सके और इस निवेश के जरिए विकास और रोजगार प्रदेशवासियों को मुहैया हो सके। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और शासन के आला अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति शामिल हुए। महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे, और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोजगार है, और उसको रोकने के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत ही जरूरी एक स्टेप है। और पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था। इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। माहौल है, वातावरण है, वो फ्रेम खोल के रखना इंडस्ट्रीज के लिए फ्रेंडली है। एनवायरमेंट जिससे यहाँ पर शांतिप्रिय राज्य और इंडस्ट्रीज में जिसके जो तमाम प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम से दूर है। दूसरा, हमारी अच्छी कनेक्टिविटी भी है और आज जिस तरह से NHI के माध्यम से दिल्ली की यात्रा 2 घंटे तक होने की तैयारी हुई है और तमाम यहाँ पर नेशनल हाईवेज हुए हैं और उनका इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आज कनेक्टिविटी हमारी अच्छी है। हमने लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत अच्छा है। लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है बागेश्वर से, जहां उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए नामांकन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भरा है आज नामांकन। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य रहे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन भरा है। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन भरा है, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी आज इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य इस दौरान मौजूद रहे। वहीं देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज नामांकन किया गया, वहीं आखिरी दिन आज नामांकन का था और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बसंत कुमार और समाजवादी पार्टी ने भगवती प्रसाद त्रिकोटी यूकेडी ने अर्जुन देव को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के विपक्ष अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के तहत बागेश्वर का उपचुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि नामांकन करने तहसील बागेश्वर पहुंचे विपक्ष के प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते समय अपनी जीत के दावे किए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार का कहना है कि भाजपा एक तरफ परिवारवाद की बात करती है और दूसरी तरफ परिवार के सदस्य को टिकट देकर घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं यूकेडी के प्रत्याशी अर्जुन देव ने दोनों राष्ट्रीय पार्टी को उत्तराखंड का लुटेरा बताया है। सपा के प्रत्याशी भगवती प्रसाद ने, आपको बता दें कि जो सपा के प्रत्याशी हैं भगवती प्रसाद ने बागेश्वर के जन मुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही है।
मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी घोषित होकर नामांकन करके बाहर आया हूं और मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय जनता, मेरे जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं। ये उपचुनाव है और दुर्भाग्य से यहाँ का मैंडेट दिया हुआ था और हमारे माननीय मंत्री जी का निधन हो गया और ये उपचुनाव हो रहा है और जो सदन में बेहतर नेतृत्व जाना चाहिए, ये अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है। हम बागेश्वर क्षेत्र की जो जन समस्याएं हैं, उन जन समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उठाने के लिए और विगत कई वर्षों से जो बागेश्वर का विकास अवरुद्ध हुआ है और बागेश्वर के एक आवाज जो विधानसभा में उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही है। बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के फौरन बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि भाजपा के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं, उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का भी नाम शामिल किया गया है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाई गई हैं। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद से बीजेपी के सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। बागेश्वर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां उपचुनाव होना है और 5 तारीख को ये उपचुनाव होना है। इसी उपलक्ष्य में आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। आपको बता दें कि लिस्ट में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम रखा गया है। उसी के साथ ही 40 जो है लिस्ट में नाम है जिनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों कैबिनेट मंत्री चंद्रनाम दास का निधन हुआ था, जिसके बाद से अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है और सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है, वहां 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं, संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं, संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। और वहीं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी हजारों मतों से विजयी होंगी। उन्होंने कहा है कि इसका अंदाजा आप कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से ही लगा सकते हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बीते रोज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे, जबकि आज कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार के नामांकन में महज 2000 से भी कम लोग पहुंचे हैं। वहीं उनका कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के 3 बड़े मुख्य कारण होंगे। पहला, दिवंगत मंत्री चंद्रनाम दास के किए गए विकास कार्य और उनका व्यवहार। दूसरा, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही राज्य सरकार के काम। और तीसरा, केंद्र की मोदी सरकार ने जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, उस पर बागेश्वर की जनता वोट करेगी। कि बागेश्वर की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। बागेश्वर की सीट और 4 बार वहां से चंद्रनाम दास जी, स्वर्गीय चंद्रनाम दास जी जीत के आए हैं और इस बार भी जब चुनाव होगा, उपचुनाव होगा, बहुत ही दुखद स्थिति में हमको इस उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। चंद्रनाम दास जी का स्वर्गवास हुआ था और उसकी वजह से उपचुनाव हमको आज झेलना पड़ रहा है। लेकिन मैं जितना भी वहां पर रहा हूं, जितना भी लोगों से मिला हूं, प्रभारी मंत्री भी हूं, सरकार की तरफ से भी मुझे मनोनीत किया गया चुनाव की देखरेख करने के लिए। मैं स्पष्ट बहुमत के साथ हम वो चुनाव जीतेंगे। बागेश्वर में कांग्रेस ने भी पहली नामांकन जनसभा आयोजित करके उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है।
ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में आयोजित नामांकन जनसभा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बागेश्वर में बसंत कुमार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास बागेश्वर में अपना परंपरागत 20,000 का वोट बैंक है। वहीं बसंत कुमार ने बागेश्वर में अपना अच्छा वोट बैंक तैयार किया है। बसंत कुमार के कांग्रेस का दामन थामने के बाद से बागेश्वर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। आपको बता दें कि बागेश्वर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वहीं बागेश्वर के स्थानीय मुद्दे और प्रदेश स्तरीय जन मुद्दों को लेकर इन सबको साथ लेकर हम बागेश्वर का उपचुनाव लड़ रहे हैं। प्रचारक दें चाहे 400 स्टार प्रचारक दें, जनता के सामने उनकी कलई खुलकर सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में हमेशा फर्क रहता है। युवा की बात करते हैं, युवा मुख्यमंत्री की बात करते हैं और युवा लगातार पिछले 6.5 साल से सड़कों पर है। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हुई है और बसंत कुमार जी बहुत सशक्त ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो अपना परंपरागत वोट है लगभग 20,000 का, और जो बसंत कुमार जी का अपना वोट परसेंटेज है जो वो लगातार पिछले 3 इलेक्शनों से मेहनत कर रहे हैं, उसको लगातार बढ़ा रहे थे वो, और ये मिलके हम लोग काफी अच्छी स्थिति में हैं। लालकुआं नगर और इसके आसपास के इलाकों में हो रही अघोषित विद्युत कटौती और लो वोल्टेज और जर्जर विद्युत पोलों को जल्द बदलने की मांग को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपखंड कार्यालय में 1 घंटे मौन धारण कर धरना दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के एसडीओ संजय प्रसाद के माध्यम से प्रबंधक निदेशक यूपीसीएल उत्तराखंड के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही विद्युत कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को दूर नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। कटौती होती है ना, ये कंट्रोल के आदेश पर होती है। कंट्रोल मीन्स उत्तराखंड स्टेट का जो कंट्रोल होता है उसका आदेश पर होती है। इस पर हमारा तो बस होता नहीं है, क्योंकि जैसे ये जब कंट्रोल का आदेश होता है तो यहाँ भी हल्द्वानी में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हिसाब से वो करते हैं। 1-2 महीने से लगातार जब गर्मी का मौसम शुरू हुआ है तो लगातार अघोषित विद्युत कटौती हुई है। हम लोग ज्ञापन देते कि हाथ हार चुके हैं। बार हम कह भी चुके हैं कि अगर आपको कटौती करनी है तो आप बताइए भैया, कटौती का एक शेड्यूल बना लीजिए कि भैया जब बच्चे जिस टाइम सुबह उठने का टाइम है उस टाइम पानी आता है। आप यहाँ पर आए, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 माह से हम देख रहे हैं लगातार हमारे लालकुआं बिंदु कत्ता क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिसकी सूचना न मैसेज के माध्यम से उपभोक्ता के पास आ रही है, न दैनिक पत्रों के माध्यम से जो है कि सूचना जो है विद्युत विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक मांग हमारी है कि अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए। दूसरी मांग हमारी कि जो लो वोल्टेज के वजह से तमाम विद्युत के से संबंधित उपकरणों लगातार फूंक रहे हैं। पौड़ी श्रीनगर रोड पर नेपाली मूल का एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने आनन फानन में जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। यहां से चिकित्सकों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया और श्रीनगर से उसे हायर सेंटर जौलीग्रांट के लिए रेफर कर दिया गया। यहां एम्बुलेंस के माध्यम से वापस लाते समय युवक की देवप्रयाग के पास मौत हो गई। वहीं सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि मृतक युवक की पहचान 20 साल के मयंक के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। मेरे बालक था क्या पिक्चर हॉल के पास पड़ा मिला रात 3 बजे, इसलिए लाके हॉस्टल में उन्हें करा रखा था और यहाँ दिखाया। यहाँ डॉक्टर ने बोला यहाँ नहीं होगा, अब ये जाओ श्रीनगर, और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर डॉक्टर ने बोला अब ये क्या है ले जाओ और इसकी इलाज कहीं नहीं है। एक प्रकरण आया है युवक की डेथ का, तो उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और कॉल डिटेल भी देख रहे हैं और बाकी जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बाकी जो अन्य चीजें हैं वो कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम बाद ही पता चल पाएगा। अब खबर रामनगर से है, जहां मंडी समिति ने किसानों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया,
जिसमें किसानों को कीटनाशक के बुरे प्रभावों को लेकर वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने जरूरी जानकारियां दी। शिविर में 50 से अधिक किसानों ने प्रतिभाग लिया। इस दौरान मंडी अध्यक्ष राकेश नैनवाल, उपाध्यक्ष मौजूद रहे। इस शिविर के दौरान मंडी सचिव साहिल अहमद ने बताया कि रामनगर मंडी में 1556 किसान रजिस्टर कर चुके हैं। किसानों को उपज की सही जानकारी देने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के माध्यम से इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही किसानों को कीटनाशक दवाओं के सही उपयोग समेत उपज से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी गई। ऐसा है कि जो कृषि कार्य करते हैं किसान लोग, तो इसमें जो है कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं जो जनहित में जानलेवा हो सकता है। तो उनको जो है इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे जो है कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं हमारे यहाँ, और वो जो है किसानों को इसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों समेत लोगों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में लगातार आक्रोश, साथ साथ राजनीतिक दल भी इन सभी लोगों के समर्थन में उतर रहे हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बद्रीनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पंडा पुरोहित लंबे समय से सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापारियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया गया है। 75 दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा चुका है। वहीं 30% पंडा पुरोहित के मकानों को तोड़ा जा चुका है। ऐसे में व्यापारियों का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। जय बद्री विशाल। मैं बद्रीनाथ से बद्रीनाथ तीर्थ पुरोहित, और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही के रूप से सही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है, और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आज हमारा कर्मी पेंशन का 35वां दिन जारी है। कर्मी पेंशन और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बारी यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग, और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि सरकार की श्रमिक रोजगार योजना लाल रंग ला रही है और प्रदेश में तमाम श्रमिक सीधे तौर पर इसका फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहला प्रदेश होगा जहां व्यापक स्तर पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जा रहा है, ताकि प्रदेश के 100% श्रमिकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं 2014 से लगातार पूरे भारत में जहां 10 करोड़ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं, वहीं उत्तराखंड में 10 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा के आधार पर मानदेय के वर्गीकरण करने के साथ ही रोजगार की व्यवस्था भी की गई है। देखिए, जो हमारी श्रमिक भारत सरकार की श्रमिक रोजगार योजना है, उसको पूरी तरीके से भारत सरकार ने नए उसमें जो है शुरू किया है, और 2014 से लगातार उस पर जो काम किया गया है, आज उसमें हमारे पास से पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो है श्रमिकों के कार्ड बने हैं।
रुड़की तहसील में 28वें दिन भी भारतीय किसान यूनियन टिकट का धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां उन्होंने सरकार से मुआवजा देने और किसान लोन माफ करने जैसी अन्य मांगे की हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों रुड़की क्षेत्र में भारी बरसात के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी। इसी कड़ी में किसान नेता संजय चौधरी का कहना है कि जब धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था तो उन्हें 2 दिन में ही उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 28वें दिन भी धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही मांगे पूरी न करने पर संजय चौधरी के द्वारा 24 अगस्त को बड़ा उथल पुथल करने की चेतावनी दे दी गई है। 28वां दिन हो गया। जिस दिन हम यहाँ बैठे तो यहाँ का प्रशासन बोल रहा कि उठ जाओ, 2 दिन तो मुआवजा मिल जाएगा। अब उसका 2 दिन में मिल जाता और बट्टो 28 दिन में नहीं मिला। आज तो बड़ी अपील मैडम ना, तो जैसी सरकार हो ऐसा ही ये भी बोलना बेचारा ठीक है, जो हाथ में तो सरकार के हिसाब से है। रुड़की आर्मी कैंट के नजदीक बसे भंगेड़ी गांव के निवासियों के लिए आर्मी द्वारा कोविड काल के दौरान बंद किए गए मार्ग के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों को आर्मी द्वारा बंद किए गए मार्ग के कारण 10 मिनट के मार्ग को पार करके आधा घंटा तक लग रहा था। वो भी काफी दिक्कतों के साथ अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर भंगेड़ी गांव में निवास करने वाले लोग, पूर्व आर्मी परिवारों की महिलाएं वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे से मिली और अपनी समस्याओं के निराकरण की अपील की, जिस पर भावना पांडे ने अपनी ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। मेरी तो पैदाइशी सर यहीं की है, मैं रुड़की की हूँ। मेरे फादर यहीं बीजी सेंटर से रिटायर हुए हैं, बीजी सेंटर में ही भर्ती हुए हैं और आज हमारे 3 साल से ये समस्या चल रही है गेट की, जो आज ये बंद करके बैठ गए हैं और आज हमारा क्या बोलते आने जाने का रास्ता किया और हम लोग आज सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को। हम लोग ये पूरे गाँव के एरिया से निकलते हुए जाते हैं, जहाँ हमारा 7 मिनट का रास्ता था वहाँ हम 1 घंटे का रास्ता लंघ के जाते हैं। तो आज हम जो बहू बेटियां हैं, हम लोगों की इतनी समस्या हो गई है कि हम रात के शाम के टाइम पे ना बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि हम आज सुरक्षित हैं। देखिए लोगों की समस्याएं क्या है, ये खानपुर विधानसभा का भंगेड़ी गांव है। तो ये जब से गांव था, आर्मी बाद में आई। गांव तो पुराने हैं, 7 रास्ते नक्शे में, और ये अभी कोरोना टाइम तक ये 2 रास्ते खुले हुए थे। तो कोरोना का बहाना करके लोगों ने रास्ता बंद कर दिया और उसके बाद लगातार ये रास्ते बंद है। तो ये इनको टाल रहे हैं, कभी कुछ कभी। अभी इन लोगों को पेंशन लेने के लिए भी इतनी दिक्कत होती है और यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं और बुजुर्ग लोग जो है अपना इलाज के लिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Hey, look, I can download a song really fast.